हेलो बच्चा पार्टी। ऑल इंडिया के अंदर पहली बार ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 30 मिनट सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। AS 11 से लेकर AS 19 आज कवर अप कर डालेंगे। आज होंगे वो बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने आप में इतराते हैं और डराते हैं। मेरा वादा है आपसे, दम निकाल देंगे इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो भी लीस्ट पॉसिबल टाइम में। मुझे चाहिए आपसे दो चीजें। नंबर 1, पिछली क्लास की रिवीजन ऊपर आई बटन में जाकर AS 1 से लेकर 10 तक। और दूसरी चीज जो मुझे चाहिए आप लोगों से वो है बच्चों, लाइक जरूर करो, क्योंकि हमें 3 दिन लगे हैं। अगर आपको लग रहा है जेन्युइनली हमने एफर्ट्स किए हैं, 3 दिन से मैं ये नोट्स बना रहा हूं लगातार, एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक एक कॉन्सेप्ट को एक सिंगल पेज में लेकर के आ गया हूं आप लोगों के सामने। लीस्ट पॉसिबल टाइम में सारा कॉन्सेप्ट करेंगे, एक AS का एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, यही हमारा टारगेट है। ये PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। Let's start without wasting a microsecond, my dear friends. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 नाम है अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग सिखाता है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन ऑपरेशंस, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इनकी अकाउंटिंग भी सिखाता है। 4 चीजों की अकाउंटिंग सिखाता है AS 11। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होती है? एनी ट्रांजैक्शन इन अ करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी। आपकी होम करेंसी से अलग कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, रुपी से अलग, वो बन गई आपके लिए रिपोर्टिंग, वो बन गई आपके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन होगा स्पॉट रेट पर, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन की है उस दिन जो रेट चल रहा है उस पर। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पर उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर वो एसेट लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पर, और अगर वो एसेट लायबिलिटी नॉन मॉनिटरी आइटम है तो या तो हिस्टोरिकल रेट पर या फिर रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो। और इससे जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके चलेंगे प्यारे बच्चों। मॉनिटरी आइटम क्या होता है? जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, और जो मॉनिटरी नहीं है वो नॉन मॉनिटरी। सेकंड ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन। अगर विदेश से आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है फॉरेन करेंसी में टू एक्वायर अ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह, तो वहां से जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसे या तो आप P&L में ट्रांसफर करेंगे या फिर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आपने एक बार चुन लिया, फिर उसे दोबारा रिवोक नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, फिर वही फॉलो करना पड़ेगा। और लोन किसी अदर पर्पज के लिए लिया गया, फॉर एग्जाम्पल नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए लिया गया, एग्जाम्पल लैंड, तो 2 ऑप्शन है, या तो P&L में ट्रांसफर कर दो एक्सचेंज डिफरेंस को, या फिर FCMITD अकाउंट, लिखो इसकी फुल फॉर्म, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल देंगे और लोन के बचे हुए पीरियड में अमोर्टाइज कर देंगे। और यही सारी बातें पैरा 46 और 46A में लिखी हुई है, यही आपका पैरा 46 एंड 46A प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है फॉरेन ऑपरेशंस, विदेशी ब्रांच। 2 प्रकार की हो सकती है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल जो आपके हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे पूछ के डिसीजन लेती है। नॉन इंटीग्रल जो इंडिपेंडेंट है, पूछ करके डिसीजन नहीं लेती है, खुद लेती है। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का आपके पास ट्रायल बैलेंस आया, आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एसेट लायबिलिटी है उसको कन्वर्ट करने के लिए सेम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन वाला ट्रीटमेंट जो अभी पढ़ाया। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इनकम एक्सपेंस है उसे कन्वर्ट करने के लिए या तो एक्सचेंज रेट या फिर एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर जो एसेट लायबिलिटी है उसको करेंगे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ट्रायल बैलेंस में जो इनकम एक्सपेंस है उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सचेंज रेट या फिर एवरेज रेट। एक्सचेंज रेट वही है जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई उस दिन का रेट, और उस दिन का रेट नहीं है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ले लो। नोट्स, जो भी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने से एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो P&L में जाएगा। जो भी नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के एक्सचेंज डिफरेंस को ट्रांसफर करने कन्वर्ट करने से, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने से एक्सचेंज डिफरेंस आता है, वो जाएगा FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में, और फर्दर वहां से भी फिर उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। कब? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, जब उस नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, खत्म किया जाएगा तब। आखिरी पॉइंट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज फॉरेन करेंसी ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। आज आपको डर है कि कहीं रेट बढ़ ना जाए, तो आज आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आज के रेट पर फ्यूचर के लिए। इसमें जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस होता है उसे हम एक्सपेंस या इनकम के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में डिवाइड करके अमोर्टाइज करके चलते हैं। इससे अलग कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो जाएगा P&L में। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, गवर्नमेंट से मिली हुई ग्रांट की अकाउंटिंग करना सिखाता है। ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट का मतलब
कैश में मिली गई मदद या काइंड में मिली गई मदद। एग्जांपल सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजेंसीज, सिमिलर बॉडीज, एमसीएफ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वगैरह वगैरह। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट से मिली हुई कैश मदद या इन काइंड मदद कहलाती है गवर्नमेंट ग्रांट। सरकार ग्रांट देती है बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे ईस्टर्न एरिया है इंडिया के, वहां पे बिजनेस कोई सेटअप नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, मदद करती है कि तुम्हारे एसेट खरीदने के लिए कुछ पैसा हम दे देंगे, जाओ वहां प्लांट लगाओ। पर वहां रिस्की है, लोग कम जाते हैं, इसलिए सरकार लालच देती है। ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ, गवर्नमेंट से मिली हुई ग्रांट को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी। पहली शर्त, गवर्नमेंट से मिली हुई ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट पाने के लिए जो शर्तें हैं, रिलेटेड कंडीशंस है, उन्हें पूरा किया जा चुका है। कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि शर्तें पूरी हो चुकी हैं। ग्रांट पाने के लिए जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो हमने फुलफिल कर दी है, इसका एविडेंस भी है। प्लस ग्रांट मिल जाएगी, इस बात के पूरे चांस है। ग्रांट विल बी रिसीव्ड। नोट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन कैन लीड टू रिफंड ऑफ ग्रांट, इट विल देन बी अ लायबिलिटी। पहले शर्त पूरी कर दी थी आपने, ग्रांट को रिकॉर्ड कर दिया आपने, गवर्नमेंट ग्रांट को AS 12 के हिसाब से, बाद में शर्त टूट गई तो फिर ये लायबिलिटी बन जाएगी, फिर आपको रिफंड करनी पड़ेगी ग्रांट। ग्रांट कितने प्रकार की हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की ग्रांट हो सकती है प्यारे बच्चों। एक एक करके इनका ट्रीटमेंट समझते हैं। पहली ग्रांट, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह। आप उसकी एंट्री करोगे बैंक टू फिक्स्ड एसेट या फिर बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। मिल गई है तो बैंक डेबिट होगा, मिलने वाली है तो ग्रांट रिसीवेबल डेबिट होगा। ये हर जगह ध्यान रखना। 2 ऑप्शन है, कोई सा भी आप चुन सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, डीजीजी अकाउंट में डालते हैं, तो फिर डीजीजी अकाउंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेफर करना होगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर रिफंड करना पड़ता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी और जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में चला जाएगा। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, एग्जांपल लैंड। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन है आपके पास, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। डीजीजी अकाउंट वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो डीजीजी को आप P&L में ट्रांसफर करोगे इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। रिफंड के केस में एंट्रीज रिवर्स हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट इज ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर रिफंड करना पड़ रहा है तो एंट्री रिवर्स और P&L में ट्रांसफर, एक ही ऑप्शन है। ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। और अगर डीजीजी वाला ऑप्शन है तो फिर डीजीजी को P&L में राइट ऑफ करना है इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट, रिवर्स कर देना एंट्री अगर रिफंड करनी पड़ जाए ग्रांट तो। ग्रांट रिलेटेड टू कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, बैंक टू P&L, रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस। नॉन मॉनिटरी ग्रांट, सरकार ने पैसा नहीं दिया, एसेट ही दे दिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थोड़ा बहुत सस्ते में सरकार कई बार एसेट ही दे देती है, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। अगर फ्री में दे दिया, सस्ता छोड़ो फ्री में दे दिया, फिर भी कुछ नॉमिनल वैल्यू 10, 20, 50 रुपए पर आपको खुद ही रिकॉर्ड करके चलना होगा। और रिफंड अगर करना पड़ रहा है आपको वो, तो P&L अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या ग्रांट पेबल अकाउंट। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट पुट इन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह वगैरह। आपने शेयर डिवेंचर खरीदे इंटरेस्ट और डिविडेंड पाने के लिए, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे 12 महीने के अंदर बेचने का कोई इरादा नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे 12 महीने के अंदर बेचने का इरादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस पर प्यारे बच्चों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो फिर कॉस्ट प्राइस को थोड़ा कम कर देना, जितना डिक्लाइन हो गया है उतना, लेकिन परमानेंट वाला, और नुकसान को P&L में ट्रांसफर कर देना, डिक्लाइन को P&L में ट्रांसफर कर देना। लेटर ऑन अगर हालात बदल जाते हैं, वो परमानेंट डिक्लाइन रिवर्स हो जाता है, तो फिर आप अपनी एंट्री को, अपने रिडक्शन को भी रिवर्स कर देना प्यारे बच्चों, आप अपने रिडक्शन को भी रिवर्स कर देना। ठीक है सर जी। इसके बाद जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका जो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पे वैल्यूएशन होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और बच्चों अगर आपको शॉर्ट टर्म का रिक्लासिफिकेशन करना है, रिक्लासिफिकेशन मतलब सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अब लॉन्ग टर्म बन रही है, पहले सोचा था 12 महीने में बेच दोगे, अब प्लान नहीं है 12 महीने में बेचने का। रिक्लासिफिकेशन कैसे होगा फिर उस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाते वक्त जो वैल्यू लिखी जाएगी वो होगी कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। और प्यारे बच्चों अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिक्लासिफिकेशन करते हो, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म बनाते हो, तो कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर।
ये नोट्स आपका होमवर्क है, नोट्स को आप रीड करके चलोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एएस 13 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, जो इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट एएस 9 में कवर हो जाता है वो एएस 9 में कवर होगा, उस पे एएस 13 नहीं लगेगा। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज पे एएस 13 नहीं लगेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में एएस 19 लगता है। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान पे नहीं लगेगा, क्योंकि एएस 15 लगता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई भी एएस नहीं है। म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड पे भी एएस 13 नहीं लगेगा। कैरिंग अमाउंट और सेल प्राइस का अगर कोई भी डिफरेंस है, यानी इन्वेस्टमेंट आ रही थी कम वैल्यू की, बेच दी ज्यादा में, तो प्रॉफिट हुआ, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। इन्वेस्टमेंट थी कम की, थी ज्यादा की, बेच दिया कम में, लॉस हुआ, तो भी पीएनएल में कर दीजिए ट्रांसफर। सर 14 कहां है? अमेलगमेशन। कमेंट करो अगर आपको अमेलगमेशन का भी चाहिए प्यारे बच्चों, जरूर मैं बनाऊंगा, कमेंट करिएगा, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट कमेंट की होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो ही मैं उसको बना पाऊंगा, देयर आफ्टर नहीं। और आई बटन में चले जाओ ऊपर, स्टडी स्ट्रेटेजी आखिरी 20 दिन की पूरी मिलेगी। अमेलगमेशन, ब्रांच, कंसोलिडेशन, अपना ये कैश फ्लो 8 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करें, ऊपर मिल जाएगा। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1-1 मिनट में, ऊपर आई बटन में सब कुछ मिलेगा। आई बटन का ध्यान रखो प्यारे बच्चों, बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि मैं चाहूंगा जो अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से लेकर 29, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करो। इस वीडियो से 100 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो जरूर मैं मॉड्यूल 3 का भी वन शॉट बनाने का सोचूंगा, बिल्कुल इसी प्रकार से, पर उसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जितनी डिमांड होगी बच्चों उतना हम लेकर के चलेंगे, हम भी डिमांड के पीछे ही मजबूर है। एएस 16 नेम बोरोविंग कॉस्ट। बोरोविंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है? उधार लेने के बदले में जो आपको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। फेवरेट एग्जांपल इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए की उधार ली, चुकाना पड़ेगा 10,000 का ब्याज, तो 10,000 के ब्याज को बोलेंगे इंटरेस्ट, यानी बोरोविंग कॉस्ट। ठीक है सर जी। और इसके बाद एएस 16 का क्रक्स पढ़ेंगे सीधा। बोरोविंग कॉस्ट रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। एएस 16 कहता है क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने, बनाने या प्रोड्यूस करने में जो भी बोरोविंग कॉस्ट लगी है वो कैपिटलाइज होगी, वो उस क्वालिफाइंग एसेट की ही कॉस्ट में ऐड होगी, उसे पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी कोई भी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए आपने लोन लिया है और उस लोन पे जो ब्याज चुकाया है वो ब्याज उस क्वालिफाइंग एसेट की ही कॉस्ट में ऐड होगा, कैपिटलाइज होगा, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा, ये कहता है एएस 16। पर सर ये तो बताओ क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो है एसेट विच टेक्स 12 मंथ्स और मोर फॉर गेटिंग रेडी फॉर यूज, जिसे 12 महीने से ज्यादा का समय लगता है यूज के लिए रेडी होने में। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड करंट एसेट। करंट एसेट में भी अगर 12 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है तो क्वालिफाइंग एसेट ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। कैपिटलाइज करने के लिए क्या शर्तें हैं? कैपिटलाइज करते समय आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड बिफोर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, जो इंटरेस्ट आपने बोरोविंग पे लोन पे किया है, वो लोन जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपने लिया था उस पे जो इंटरेस्ट पे किया है उसको कैपिटलाइज यानी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करने से पहले वो वाला इंटरेस्ट माइनस कर देना जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी थी, वहां से कमा लिया है। कैपिटलाइजेशन शुड सीज, कैपिटलाइजेशन को बंद कर देंगे कब? जब क्वालिफाइंग एसेट सब्सटेंशियली रेडी टू यूज हो गया है, 90% से ज्यादा रेडी टू यूज हो गया है। और कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड कर देंगे, रोक देंगे इफ डिले इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। कैपिटलाइजेशन शुड नॉट बी सस्पेंडेड इफ डिले इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर डिले जो हो रहा है वो प्रोसेस का ही पार्ट है तो फिर कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं करेंगे। और इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट कौन सा लगाएंगे? स्पेसिफिक लोन पे स्पेसिफिक रेट और जनरल लोन पे वेटेड एवरेज रेट। अगर क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है और कोई पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और वो ऐसे कंप्लीट हो गया कि उस अकेले पार्ट को भी यूज किया जा सकता है, तो फिर उस अकेले पार्ट के लिए कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगी, उस अकेले पार्ट से रिलेटेड लोन का जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाना शुरू हो जाएगा, उसकी कैपिटलाइजेशन हो जाएगी बंद। एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, इट टेल्स अस टू डू सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग ऑफ ऑल बिजनेस सेगमेंट। सभी बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्टिंग अलग अलग होगी, ये एएस 17 कहता है। सर सेगमेंट का मतलब क्या? बिजनेस के 2 टुकड़े हो सकते हैं, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, यानी अलग अलग प्रोडक्ट बेस पे बिजनेसेस को बांटा जा सकता है और अलग अलग एरिया के बेस पे बिजनेस को बांटा जा सकता है। एक बिजनेस है जो इंडिया में भी और अमेरिका में भी, तो उसके 2 सेगमेंट बने, इंडिया सेगमेंट और अमेरिका सेगमेंट, दोनों की रिपोर्टिंग अलग अलग होगी, इन्हें कहते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। एक बिजनेस है जिसकी इंडिया में ही बिजनेस है पर वो एक ही ब्रांच है पर 2 प्रोडक्ट में डील करती है, एक कैमरा और एक गाड़ियां, तो उसके 2 सेगमेंट बनेंगे, कैमरा वाले की रिपोर्टिंग अलग, गाड़ी वाले की रिपोर्टिंग अलग, इसे कहते हैं बिजनेस सेगमेंट। और कब? एएस 17 के हिसाब से आपको एक सेगमेंट को सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा जब इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए।
उस सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो सभी सेगमेंट्स के टोटल रेवेन्यू से 10% या उससे ज्यादा है, या फिर उस सेगमेंट के पास जो एसेट है वो टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स का 10% या उससे ज्यादा है, या फिर किसी सेगमेंट का रिजल्ट सभी सेगमेंट्स के प्रॉफिट और सभी सेगमेंट्स के लॉस विच एवर इज हायर क्या 10% या उससे ज्यादा है। तो सर ये थर्ड वाला समझ नहीं आया। सभी सेगमेंट्स के प्रॉफिट का टोटल कर लो। मान लीजिए 5 सेगमेंट है ए बी सी डी ई, ए और बी और सी प्रॉफिट में है, डी और ई लॉस में है। ए बी सी के प्रॉफिट वाले तीनों का टोटल कर लो, डी और ई के लॉस का टोटल कर लो, प्रॉफिट तीनों का और लॉस दोनों का, जो भी हायर आया वो वैल्यू ले लो। उस वैल्यू का 10% या उससे ज्यादा अगर आपके पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, 10% या उससे ज्यादा हो, वो बन जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। चाहे कोई सेगमेंट इन तीनों शर्तों में ना फंसे, नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हो, फिर भी उसे रिपोर्टेबल बनाया जा सकता है इफ मैनेजमेंट चाहे, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट, या वो पिछले साल रिपोर्टेबल था तो फिर करंट ईयर में इन शर्तों को भी मत देखो, फिर वो रिपोर्टेबल ही बनेगा करंट ईयर में। 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं हुआ हो तो नॉन रिपोर्टेबल को भी फिर रिपोर्टेबल बनाएंगे। और नॉन एसएमसीज, नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए मैंडेटरी है ये 17, और नॉन कंपनीज के केस में लेवल 1 एंटिटीज के लिए मैंडेटरी। अगर आप जानना चाहते हैं लेवल 1, 2, 3, 4 एंटिटीज क्या होती है तो मुझे पर्सनल डीएम करो, ऊपर दिए गए नंबर पर मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा लेवल 1, 2, 3, 4 एंटिटीज की। AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इसको पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशंस को जानना जरूरी है। रिलेटेड पार्टी कौन होती है? इंडिविजुअल के केस में रिलेटेड पार्टी का मतलब है पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा और बेटी, अपने खुद के। स्पाउस के माता पिता भाई बहन बेटा बेटी नहीं, नहीं नहीं, खुद की पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी। हु इज अ केएमपी? केएमपी का क्या मतलब है? AS 18 में ऐसा व्यक्ति की मैनेजरल पर्सन जिसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कंपनी के ऑपरेशंस को प्लान, डायरेक्ट और कंट्रोल करने की। एग्जांपल MD, होल टाइम डायरेक्टर, CS वगैरह वगैरह। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यूं तो केएमपी नहीं होते हैं, पर अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास ये वाली अथॉरिटी है तो फिर वो भी केएमपी बन जाएंगे, की मैनेजरल पर्सन। कंट्रोल की क्या डेफिनेशन है AS 18 के हिसाब से? कंट्रोल का मतलब होता है अगर किसी के पास किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर यानी इक्विटी शेयर्स हो, या 20% से ज्यादा, 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स होने के साथ साथ पावर टू डायरेक्ट फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसीज हो तो भी कंट्रोल आ जाएगा, या फिर आपके पास किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने या रिमूव करने की अथॉरिटी है तो भी ये कहा जाएगा आपका सामने वाली कंपनी पे कंट्रोल है। कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इस चैप्टर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड भी यूज होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से लेकर 50% तक वोटिंग पावर है और ये वाली चीज नहीं है, अगर 20% से लेकर 50% तक वोटिंग पावर हो प्लस ये चीज हो तो कंट्रोल आ जाएगा, और 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो तो भी कंट्रोल आ जाएगा। पर अगर 20 से लेकर 50% तक केवल और केवल वोटिंग पावर है, ये वाली चीज नहीं है आपके पास, तो बनेगा एसोसिएट रिलेशन। एसोसिएट भी एक रिलेटेड पार्टी होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल की तरह इनडायरेक्ट नहीं हो सकता है। AS 18 कंपनीज जो AS फॉलो करती है उन पे लगेगा, जो इंडेस फॉलो करती है उन पे नहीं लगेगा। लेवल 1 लेवल 2 एंटिटीज पे लगेगा, लेवल 3 लेवल 4 एंटिटीज में नहीं लगेगा नॉन कंपनीज के केस में। नॉन इंडिविजुअल्स के लिए रिलेटेड पार्टी कौन? मैंने बताया इंडिविजुअल्स के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होती है? स्पाउस, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी। नॉन इंडिविजुअल्स जैसे कि कंपनीज। कंपनीज के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होती है? एक कंपनी का अगर सामने वाली कंपनी पे कंट्रोल है तो दोनों बन गई रिलेटेड पार्टी। अगर डायरेक्ट कॉमन कंट्रोल है तो बन गई रिलेटेड पार्टी। अगर एक कंपनी का सामने वाली कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो बन गई रिलेटेड पार्टी। और जॉइंट वेंचर के केस में भी रिलेटेड पार्टी होती है। सर जॉइंट वेंचर क्या होता है और डायरेक्ट कॉमन कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आपने बता दिया, डायरेक्ट कॉमन कंट्रोल बताओ प्यारे बच्चों। ए ने 51% शेयर खरीद रखे हैं बी के, और ए ने 61% शेयर खरीद रखे हैं सी के, तो ए का बी पे भी कंट्रोल है, सी पे भी कंट्रोल है, तो बी और सी दोनों कॉमन कंट्रोल में है ए के। ये बन गया डायरेक्ट कॉमन कंट्रोल। बी और सी भी बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। ए और बी, ए और सी तो रहेंगी, बी और सी भी बन जाएंगी। सर जॉइंट वेंचर के केस में ए और बी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया सी, ए और सी दोनों रिलेटेड पार्टीज, बी और सी दोनों रिलेटेड पार्टीज, ए और बी नहीं रिलेटेड पार्टीज। उसके बाद अगर एक इंडिविजुअल, अब स्पेशल केसेस शुरू हो रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर एक इंडिविजुअल का एक कंपनी के ऊपर कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या वो इंडिविजुअल उस कंपनी में केएमपी हो, तो उस कंपनी के लिए वो इंडिविजुअल और उसके वो रिलेटिव, स्पाउस, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। अगर एक इंडिविजुअल का
कंपनी 1 पे कंट्रोल है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और कंपनी 2 पे भी कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे केस में कंपनी 1 और कंपनी 2 दोनों की ही बुक्स में वो इंडिविजुअल, उसके रिलेटिव्स बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज, बन जाएंगे रिलेटेड पार्टीज। अगला केस, एक इंडिविजुअल का कंपनी 1 के ऊपर कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और कंपनी 2 में वो केएमपी है, तो कंपनी 1 के लिए वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव बनेंगे रिलेटेड पार्टी, और कंपनी 2 के लिए इंडिविजुअल रिलेटिव साथ ही साथ कंपनी 1 भी बनेगी रिलेटेड पार्टी। कंपनी 1 के लिए सामने वाली कंपनी 2 में वो केएमपी है तो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी। कंपनी 2 के लिए वो सामने वाली कंपनी में इंडिविजुअल का कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो बन जाएगा रिलेटेड पार्टी। अगला स्पेशल केस, एक इंडिविजुअल कंपनी 1 कंपनी 2 दोनों में केएमपी है, तो कंपनी 1 कंपनी 2 के लिए दोनों के लिए ही वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव बनेंगे रिलेटेड पार्टीज। कंपनी 1 के लिए 2 और 2 के लिए 1 नहीं बनेंगे रिलेटेड पार्टी। आज का आखिरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 19 प्यारे बच्चों, नाम है लीजेस। ये अधिकार देता है एसेट को यूज करने का। लीजेस का मतलब किसी को अपना एसेट यूज करने का अधिकार दे देना। दो टाइप की लीज, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग का मतलब जो लीज फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग, और फाइनेंस लीज कौन सी हो सकती है उसे पहचानने की ये संकेत है। लीज में लिखा हुआ है कि एसेट को ट्रांसफर ही कर दिया जाएगा लीज के एंड पर, तो बन गई फाइनेंस लीज। लेसी के पास ऑप्शन है लीज खत्म हो जाने के बाद एसेट को लोअर प्राइस पे खरीदने का, तो बन गई फाइनेंस लीज। लेसी पीरियड इज मेजर पार्ट ऑफ लीज पीरियड इज मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ एसेट की 5 साल मेजर पार्ट के लिए आपने दे दिया उसको लीज पर, तो भी वो बन गई फाइनेंस लीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन इंसेप्शन ऑफ लीज, तो भी बन गई फाइनेंस लीज। मिनिमम लीज पेमेंट कैसे आती है, लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। या फिर लेसी स्पेशल एसेट है, वो एसेट ऐसा है जो उसे लेसी ही यूज कर सकता है, किराएदार ही यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता, तो भी बनी फाइनेंस लीज। लेसी के पास अधिकार है कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है और नुकसान की भरपाई लेसर को दे सकता है, तो भी बनी फाइनेंस लीज। गेन लॉस जो फ्लक्चुएशन पे हुआ वो लेसी का होगा, तो भी बनी फाइनेंस लीज। और लीज में ऑप्शन है कि उसे रिन्यू किया जा सकता है खत्म होने के बाद सब्सटैंशियली लोअर रेंट पर, तो भी वो बनी फाइनेंस लीज। AS 9 कहां नहीं लगेगा, मॉम, MVP, PC के ऊपर। मॉम से M फॉर मिनरल राइट्स, O से ऑयल एंड गैस राइट्स, M से मोशन पिक्चर फिल्म्स, V से वीडियो रिकॉर्डिंग, M से मैन्युस्क्रिप्ट्स, P से पेटेंट्स, अगेन P से प्लेज, C से कॉपीराइट्स। उसके बाद एक टर्म आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इसका क्या मतलब होता है, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और मिनिमम लीज पेमेंट पीछे सीख लिया आपने, लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो बन जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। और GIL माइनस NIL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, कहलाएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब इनके अकाउंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी। ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर के यहां, लेसी के यहां अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी, और फाइनेंसिंग में भी लेसर और लेसी के यहां अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी। लेसर कौन है, जिसने लीज पे दिया है एसेट। लेसी कौन है, जिसने लीज पे लिया है एसेट, जो किराया चुकाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग लीज के केस में लेसर की बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होगी। एसेट रिकॉर्ड करेगा जो लीज उसे प्राप्त होने वाली है, लीज रिसीवेबल, जो लीज मिलेगी उसे लेसी से, और जो भी फाइनेंस इनकम हमने सीखी उसे इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। फाइनेंस लीज के केस में लेसी क्या करेगा, एसेट को रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में जो उसने लीज पे लिया है, किस वैल्यू पर, एट MLP की प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू जो इंसेप्शन यानी लीज के स्टार्ट पर है, विच एवर इज लोअर। एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा लीज पेबल के नाम से, क्योंकि उसे लीज चुकानी पड़ेगी, किराया चुकाना पड़ेगा, और उस एसेट के डेप्रिसिएशन और फाइनेंस इनकम को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंस एक्सपेंस को। सर ये फाइनेंस एक्सपेंस कौन सा है, लेजी धीरे धीरे पेमेंट करता है ना किराए की, तो उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी जुड़ जाता है, इन्फ्लेशन का कंपोनेंट भी जुड़ जाता है, उसे कहते हैं फाइनेंस एक्सपेंस। ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर के यहां एसेट रिकॉर्ड होगा जो एसेट उसने लीज पे दे दिया है, एसेट गिवन ऑन लीज, और इनकम रिकॉर्ड होगी लीज रेंट जो उसे मिलने वाली है लेसी से। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर की बुक्स में लगेगा, फाइनेंसिंग लीज की तरह लेसी की बुक्स में नहीं लगेगा। और लेसी को केवल ऑपरेटिंग लीज के केस में जो किराया वो चुकाएगा उसे एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है, काम खत्म। आखिरी पॉइंट है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शंस। फाइनेंस लीज बैक, अगर आपने सेल किया है एसेट और तुरंत उसे लीज पे वापस ले लिया, इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक। और लीज जो वापस ले लिया आपने वो फाइनेंस लीज है, तो वहां पे जो एक्सेस डेफिशिएंसी या इनकम लॉस अराइज होगा उसे डेप्रिसिएशन के रेशो में डेफर करके चलेंगे। और अगर सेल करने के बाद वापस जो लीज पे लिया है वो ऑपरेटिंग लीज है, तो आपको 2 स्टेप्स में काम करना होगा प्यारे बच्चों। स्टेप नंबर 1 पे आपको निकालना होगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट।
ताकि फिर स्टेप नंबर 2 पे रिवाइज कैरिंग अमाउंट को सेल प्राइस से कंपेयर कर पाओ। सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा? आपको कंपेयर करना है करंट कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ। अगर कैरिंग अमाउंट कम है, फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो वही कैरिंग अमाउंट ही रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। अगर कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो कैरिंग अमाउंट को घटा के फेयर वैल्यू पे लेकर के आओगे, फेयर वैल्यू बन जाएगी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। ऐसे में जो लॉस होगा कैरिंग अमाउंट को घटाने से उसे P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टेप 2, स्टेप 1 में आपने निकाल लिया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब इसे कंपेयर करो सेल प्राइस से। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अगर सेल प्राइस से ज्यादा है तो लॉस है, P&L में जाएगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट अगर कम है सेल प्राइस से तो प्रॉफिट है प्यारे बच्चों। फिर दो बातें होंगी, फिर फेयर वैल्यू और सेल प्राइस का कंपैरिजन करो। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो P&L में, फेयर वैल्यू कम है तो लीज पीरियड में डेफर कर देंगे। एक स्पेशल केस, अगर क्वेश्चन में लिखा है लॉस विल बी कॉम्पेंसेटेड तो डेफर ओवर लीज पीरियड होगा, P&L का ऑप्शन ही खत्म कर देना, भले ही एप्लीकेबल हो रहा हो तब भी। और आखिरी स्पेशल केस, मान लीजिए कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए, फेयर वैल्यू है 120 और सेल प्राइस है 150, तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या बनेगा? मैंने पीछे सिखाया, अगर कैरिंग अमाउंट कम है और फेयर वैल्यू ज्यादा है तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट सेम रहता है, यानी रिवाइज कैरिंग अमाउंट 100 ही रहेगा। और जब आप उसे बेचोगे 150 में तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 का। तो इस प्रॉफिट में जो पहला 20 है, पहला 20 100 और 120 वाला, वो P&L में जाएगा, और जो अगला 30 है ये डेफर होगा लीज पीरियड में। प्यारे बच्चों खत्म, समाप्त, फिनिश। कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ जो भी डाउट है आपका इससे रिलेटेड, और अपने नीडी दोस्तों में जरूर शेयर करें प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।